हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्त फिजिक्स। आज हम लोग ने चालू किया है क्लास 11 फिजिक्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं अबाउट सॉलिड्स। तो व्हाट इज सॉलिड्स? तो यहाँ पे देखता है तो सॉलिड्स ऐसे सब्सटेंस ऐसी बॉडी रहती है जिसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, स्पेसिफिक शेप होता है, वो अपने शेप को चेंज नहीं कर सकते और हम लोग अगर उसका शेप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, उसका शेप चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो डस्टर है इट इज़ अ सॉलिड, ये जो मार्कर है मार्कर इज ऑल्सो अ सॉलिड। तो सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। देखो सॉलिड्स पहले होता है, सॉलिड्स क्यों होता है वो देख लेते हैं। अगर मान लो कि हमारा एक सब्सटेंस है तो इस सब्सटेंस के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड रहते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब करीब रहता है। इस वजह से इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता है बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं पूरी तरीके से, मान लो एकदम से लगे हुए। ठीक है, फिर अगर बात करेंगे इनके बीच के डिस्टेंस की तो डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी वजह से सॉलिड जो है हमारा सॉलिड बनता है, क्योंकि उनके बीच में जो डिस्टेंस रहता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी की वजह से सॉलिड को क्या प्रॉपर्टीज मिलती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो सॉलिड को मिलती है ये स्पेसिफिक शेप, यानी इसका एक फिक्स शेप रहता है। आप कोई भी सॉलिड उठाओ उसका फिक्स शेप रहेगा। अगर मैं एक बॉक्स ले लूँ, ये स्क्वायर था तो ये स्क्वायर रहेगा, मैं इसको ग्लास में डालने की कोशिश करूंगा तो ये ग्लास का शेप लेगा नहीं। तो सॉलिड की एक खास प्रॉपर्टी ये है कि वो अपना शेप बिल्कुल चेंज नहीं करता, इसका एक स्पेसिफिक शेप फिक्स्ड रहता है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग इसकी बात करें, दे आर हार्ड, यानी अगर हम लोग कोई भी चीज़ उठाए तो वो सॉलिड वो हार्ड रहती है। यहीं अगर हम लोग पानी लेके आले तो पानी या कोई और दूसरा लिक्विड अगर हम लोग ले जो लिक्विड फॉर्म में है वो हार्ड बिल्कुल नहीं रहता है हमारे, लेकिन सॉलिड्स जो रहते हैं वो नेचुरली हार्ड अवेलेबल रहते हैं। तो सॉलिड क्या होता है यहाँ पे हम लोग ने देख चुके। अब मैं मानता हूँ कि मेरा एक सॉलिड है, मान लीजिए ये क्ले जो मेरे पास में है ये सॉलिड है, ठीक है, लेकिन ये सॉलिड है, अपना शेप नहीं चेंज कर रहा बिल्कुल भी। मैंने इसको ऐसे अपने हाथ पे रखा हो तो मेरे ये हाथ में सॉलिड ही है, ये अपना शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा। बट क्या होगा अगर मैंने इस पे एक फोर्स लगाया, मैंने दोनों साइड से फोर्स लगाया, तो आप लोग देख सकते हैं कि सॉलिड जो अपना शेप चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? सॉलिड अपना शेप चेंज कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन, यानी अपने शेप जब चेंज हो जाता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग को मालूम पड़ा कि जो सॉलिड्स होते हैं वो ऐसे तो पूरी तरीके से अपने शेप में रहते हैं, मस्त मौला होकर घूमते रहते हैं, लेकिन जब इन पे किसी तरीके का फोर्स अप्लाई होता है तो इनकी शेप हो जाती है चेंज। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन। चेंज इन shape of body after the removal of deforming force, यानी जो मैंने इस पे जो मैंने इस सॉलिड पे जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ चारों तरफ से, उसका शेप इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो ये जो फोर्स है मेरी, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। डिफॉर्मिंग फोर्स का काम क्या आता है भाई? डिफॉर्मिंग फोर्स नाम ही बता रहा है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर रही है, उसका शेप जो है वो चेंज करने की बात कर रही है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, और जब हमारा सॉलिड अपना शेप को चेंज करता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात यह है कि डिफॉर्मेशन आर ऑफ टू टाइप्स, ये चीज़ बहुत मेन है। डिफॉर्मेशन आर ऑफ टू टाइप, तो दो टाइप के डिफॉर्मेशन की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला डिफॉर्मेशन जो हमारा होगा वो रहेगा परमानेंट डिफॉर्मेशन, और दूसरी अगर मैं बात करूंगा, दूसरा जो टाइप आता है मेरे पास वो है टेम्पररी डिफॉर्मेशन। अरे भाई तो इसमें फर्क क्या है, इतना क्यों इसमें प्रॉब्लम आ रही है? देखो भाई कुछ एकदम डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये मेरा सॉलिड था, अगेन दैट इज़ क्ले, मैंने इस पर शेप लगाया, फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के कारण क्या हो गया? इसका शेप चेंज हो गया। अब मैंने फोर्स को हटा दिया हूँ, निकाल दिया हूँ, लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है? ये अपना शेप पहले जैसा शेप था वैसा शेप नहीं ले पा रहा है, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया है, मतलब ये अपना शेप जो है रिगेन नहीं कर पाएगा। और यहीं अगर मैं बात करूँ इस रबर की, नहीं मतलब ये मेरा नहीं है,
घर पे से लिया, ठीक है। तो अगर मैं इस रबर की बात करूं तो ये रबर को जैसे ही मैं एक्सपांड करता हूं, डिफॉर्मेशन फोर्स मैंने अप्लाई किया, तो मैं क्या देखता हूं, जैसे मैंने डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई किया और मैंने रिलीज कर दिया, अगेन इट इज बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। नहीं जादू नहीं भाई, इसके पीछे का एक रीजन है, देखते हैं क्या है। लेकिन पहले आप लोग ये समझ लो कि क्या हो गया कि एक था मैंने क्ले पे मैंने लगाया फोर्स, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। यही दूसरी जगह मैं रबर लेके आ जाता, रबर को मैंने देखो कितना स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद जैसे मैं रिलीज कर रहा हूँ ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज परमानेंटली डिफॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड परमानेंट डिफॉर्मेशन। और टेम्परेरी डिफॉर्मेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज डिफॉर्म्ड ओनली व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड and regain original shape when force is removed। तो रबर वाले केस में क्या हो रहा था भाई, रबर वाले केस में हो रहा था कि जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स जो था मैं उसको रिलीज कर रहा था तो रबर अपने ओरिजिनल शेप के अंदर आ जा रहा था। उसी को मैं बोलता हूँ टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। और परमानेंटली डिफॉर्मेशन वो होता है भाई अब इसका कुछ हो नहीं सकता, ये हो गया डिफॉर्म, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। और टेम्परेरी डिफॉर्मेशन भाई ये अपने आप वापस शेप में आ जाता है। तो ये है क्या चीज़ है जो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम लोग ने देखे ये रबर को स्ट्रेच करने के बाद ये वापस शेप में आ रहा है और क्ले नहीं आ रहा है, तो कुछ तो रीज़न होगा भाई, ऐसे थोड़ी है कि अपनी मर्जी पे काम चल रहा है। तो बात कर लेते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन को करती है। तो वो बात कर लेते हैं, वो चीज़ होती है रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स में समझाओ, इससे पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। यही मेरा रबर बैंड था इस तरीके से। अब इस रबर बैंड को मैंने एक्सपांड कर दिया, एक्सपांड करने की वजह से मैंने देखा कि मेरे को दो साइड से फोर्स आ रही थी। यहाँ से मैं एक फोर्स लगा रहा था, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा था, तो मैंने देखा मेरा रबर जो ऑलमोस्ट सर्कल शेप में था अब वो एलिप्टिकल हो गया, ओवल हो गया थोड़ा सा, दोनों उसका शेप पूरी तरीके से चेंज हो गया। लेकिन भैया हमेशा याद रखना जहाँ अन्याय होता है वहाँ न्याय करने वाला भी रहता है। तो यहाँ जैसे ही इसके साथ डिफॉर्मिंग फोर्स अन्याय कर रही है, वहीं आ जाती है अपनी रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग से नाम ही मालूम पड़ गया कि इसके शेप को रिस्टोर कर देगी, इसके साइज को रिस्टोर कर देगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है यहाँ पे आती है और बोलती है भैया ऐसे कैसे तुम कर लोगे, अभी हम जिंदा है, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, जो रबर खिंचा हुआ था उसको बोलती भाई तू वापिस आ जा अपनी शेप के अंदर, ठीक है। तो कुछ ऐसे टेम्परेरी डिफॉर्मेशन ऐसे डिफॉर्मेशन रहता है जहां पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करते हैं। और रिस्टोरिंग फोर्स जो एक्ट करती है वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा मटेरियल, अगर मटेरियल चेंज हो गया तो डिफॉर्मिंग फोर्स भी चेंज हो सकता है। अगर बात करूंगा क्ले की तो क्ले का कोई डिफॉर्मिंग फोर्स था ही नहीं। वहीं बात कर लूँ अगर रबर की तो रबर के पास एक डिफॉर्मिंग फोर्स था, ठीक है। तो हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स समझ गए। व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स जो है अन्याय का बदला लेने वाले न्याय की फोर्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, जो कि अपने ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को वापस अपनी जगह पे लेके आ जाती है। ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो डेफिनेशन तो बहुत आसान रहता है, फोर्स which brings the object to its original shape and size। तो क्या करती है रिस्टोरिंग फोर्स का काम है कि भाई ऑब्जेक्ट के जो ओरिजिनल शेप थी भैया उसको वापस लौटा दो भैया, तुम सर्कल में थे तुम सर्कल हो जाओ, तो स्क्वायर में थे तुम स्क्वायर हो जाओ। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है हम लोग देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन प्रॉपर्टी, क्योंकि हम लोग सॉलिड्स की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले। तो ऐसी क्या सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है जिसके ऐसे ही रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है, तो वो प्रॉपर्टी होती है भैया इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी
सिटी। तो इलास्टिसिटी होती क्या है, देखो याद रखो, इलास्टिक तो सबको मालूम होगा, सब लोग ने पजामे में अपने देखा होगा, हम लोग स्ट्रेच करते हैं फिर वापस से वो अपने साइज में आ जाता है। ऐसा तो नहीं है कि तुमने खरीदे अपने साइज का पजामा बनाए, खींच दिए तो अब्बा के साइज का पजामा हो गया, तो ऐसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, वो वापस से तुम्हारे शेप में आ जाता है। लेकिन क्या भाई एक लिमिट रहती है, जब तक उसको खींचोगे वो अपनी शेप में आ जाएगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उस लिमिट के बाद अगर हम लोग ने खींच दिए तो सही में अब्बा के पजामा हो जाएगा वो। तो उसकी बात ना करते हुए पहले इलास्टिसिटी की बात करते हैं। व्हाट इज इलास्टिसिटी, ठीक है। व्हेन, तो देखो भैया इलास्टिसिटी क्या होती है वो देख लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। शेप एंड साइज के बदले आप डायमेंशन एक वर्ड भी लिख सकते हैं। डायमेंशन मतलब उसका क्या शेप एंड साइज था। व्हेन ऑब्जेक्ट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव्ड हो जाती है, सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी। सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी। मतलब भैया ये बॉडी ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि जैसे ही मैंने इस पर फोर्स लगाता हूँ, जैसे ही मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस से अपने शेप में लेके आ जाती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को मैं बोलता हूँ इलास्टिक बॉडी। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो जो अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाए तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी मतलब इट इज द बॉडी विच डू नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद जब बॉडी अपनी शेप एंड साइज को नहीं वापस आ पाती ओरिजिनल वाले, उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। सो क्ले इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक बॉडी एंड रबर बैंड इज अ टाइप ऑफ इलास्टिक बॉडी। अब ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि व्हाट इज इलास्टिक बॉडी और किस तरीके से होती है। सो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं इलास्टिक बॉडी के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो दो एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ हूँ, एक है स्टील और दूसरा है रबर। तो अगर मैं इसमें से अगर बात करूँ तो कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है, मेजॉरिटी ऑफ द लोग यही बोलेंगे कि जो हमारा रबर है वो ज़्यादा इलास्टिक है। लेकिन भैया ये नहीं है, ये गलत फहमी है, ठीक है। आपके साथ आज तक प्रैंक हुआ है तो कैमरे में देख के हाथ हिला दो। ज़्यादा इलास्टिक जो होता है वो हमारा स्टील होता है। ये किस तरीके से होता है, एकदम ध्यान से बात सुनो पहले। तो इलास्टिसिटी होती क्या है, जब एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होता है, और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद जब वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है, यानी वो जितने जल्दी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी उतना ज़्यादा वो इलास्टिक है। जितना ज़्यादा वो अपने शेप में आ जाएगी ओरिजिनल वाले शेप में, उतना ज़्यादा वो इलास्टिक होती है। तो यही बात कर लेता हूँ मैं, एक सीलिंग लेता हूँ, ये सीलिंग है और इस सीलिंग से मैंने एक रबर को टाई कर दिया है। एक रबर को मैंने टाई कर दिया, इधर से एक हुक है। अब मैं नीचे एक फोर्स लगाता हूँ और फोर्स लगाने के कारण जो रबर का शेप है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और जैसे ही फोर्स रिमूव हो जाएगी तो वापस रबर इस शेप में आ जाएगा। अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया था। कितने न्यूटन का भाई, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ। अब यही बात कर लेता हूँ भाई अपनी स्टील की। तो स्टील क्या करता है, स्टील की रॉड ले लेते हैं, स्टील की रॉड को भी हुक से लटका दिया और यहाँ पे लगा दिया। अब स्टील की रॉड पे जब मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो स्टील की रॉड तो टच से मस नहीं हो रही। बोलती है अरे भाई ये तो कुछ नहीं है, हम ब्रिज में लगे हुए, हम पे इतना सारा लोड आता है, मिलते नहीं है, तो 100 न्यूटन है बस, ये क्या ही कर लेगा हमारा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टील की रॉड जो है अपना शेप जो भी हल्का सा चेंज हो रहा है वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में लेके आ रही है। यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है बाय फोर्स टू चेंज द शेप ऑफ द स्टील। यानी स्टील का शेप चेंज करने में फोर्स को, डिफॉर्मिंग फोर्स को बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है। और वही बात करूं रबर की, तो रबर तो भैया शेप चेंज हो गया, आ गया, शेप चेंज होके वापस आ गया। और यहाँ तो शेप चेंज होने की बात ही नहीं कर रहा, बहुत माइनर सा शेप चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत माइनर सा शेप चेंज हो रहा है और वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं 100 न्यूटन, लेकिन ज्यादा शेप किसका चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफॉर्म ये कर रहा है और सबसे कम डिफॉर्म ये कर रहा है। तो हमारा वही है, हमारा स्टेटमेंट ही वही है इलास्टिसिटी का कि भाई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद वापस ओरिजिनल शेप में आ जाओ। यानी कितना कम डिफॉर्मेशन होगा, जिस सब्सटेंस का जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा वो सब्सटेंस उतना ही ज्यादा प्लास्टिक है, और जो सब्सटेंस जितना कम इलोंगेट होगा या डिफॉर्म होगा वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक है। तो ये सबसे कम चेंज कर रहा है अपना शेप, तो ये ज्यादा इलास्टिक होता है। तो अभी से भैया बुद्धू ना बने और हमेशा याद रखे स्टील जो है वो हमारा ज्यादा इलास्टिक है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पजामे में नाडा स्टील का डाला जाएगा, वो रबर का ही डाला जाएगा।
ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे अपना लेक्चर पूरी तरीके से खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एंड गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सकता है इसको पूरी तरीके से शेयर करो। आई नो 11th स्टैंडर्ड का है ये, और हम लोग सारे और भी लेक्चर्स करने वाले हैं फिजिक्स से रिलेटेड। अब फिजिक्स से डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन का बचा हुआ, और मैंने बीच से स्टार्ट किया, बट हम लोग ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, पूरा फिजिक्स खत्म करेंगे, और मैथ्स के भी लेक्चर बहुत जल्दी हमारे चैनल पे आ जाएंगे। तो प्लीज़ डू शेयर। थैंक यू सो मच।